India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रवासी कामगारों के कल्याण पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया दिशा निर्देश। 31 जुलाई तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड और असंगठित मजदूरों का हो रजिस्ट्रेशन। महामारी तक सामुदायिक रसोई जारी रहे। सेंट्रल विस्टा पर रोक की मांग करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। दिल्ली हाईकोर्ट का जुर्माना आदेश नहीं बदलेगा, भरना होगा जुर्माना। नारदा केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार, सीएम ममता बनर्जी और कानून मंत्री के हलफनामों को स्वीकार करने के लिए दायर आवेदनों पर आदेश रखा सुरक्षित। गौरी लंकेश मौत मामला पर बहन कविता की याचिका पर पक्षकारों को नोटिस। कर्नाटक कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत आरोपों को हटाने की दी गई चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस के निपटारे के बाद ही आरोपी को जमानत मिलेगी। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने इस योजना के लिए 31 जुलाई 2021 की समय सीमा तय की और इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को बड़ा लाभ मिलेगा और देश के किसी भी हिस्से में उन्हें राशन लेने की सुविधा मिल सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के कारण प्रवासी कामगारों के कल्याण के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कोर्ट ने सरकारों को निर्देश दिया कि वे प्रवासी श्रमिकों के लिए सूखा राशन प्रदान करें और महामारी जारी रहने तक सामुदायिक रसोई जारी रखें। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों से दोबारा बुरी तरह प्रभावित हुए प्रवासी कामगारों के लिए खाद्य सुरक्षा, नकदी हस्तांतरण और अन्य कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित करने के केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्य 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करें। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और एनआईसी 31 जुलाई तक असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार करें। कोर्ट ने कहा कि नेशनल डाटा ग्रिड पोर्टल का काम पूरा कर असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीकरण 31 जुलाई तक पूरा कर लिया जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य मजदूरों को मुफ्त राशन देने की योजना तैयार करे, केंद्र सरकार राशन उपलब्ध करवाए, साथ ही महामारी तक सामुदायिक रसोई जारी रहे। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट बेहद विस्तार से सुनवाई की थी। इस सुनवाई का मुख्य बिंदु था कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए किसी आपदा की स्थिति में उन तक कोई राहत सीधे तौर पर नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की जानकारी रखने वाले पोर्टल के लिए 21 जुलाई की समय सीमा तय कर दी है। इस पोर्टल के लिए पिछले 2 साल चर्चा चल रही है। इस पोर्टल पर सभी प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होगा और उनकी एक पहचान होगी। इससे सरकार को योजना को सभी तक पहुंचाने के लिए मदद मिलेगी। इसके साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि सभी राज्यों को 31 जुलाई तक इसे लागू करना होगा। मजदूरों और गरीबों को जो सामुदायिक रसोई के जरिए भोजन दिया जाना है, वो महामारी तक रहने जारी रहे। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने 11 जून को इस संबंध में कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंदर और जगदीप छोकर की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और इस सिलसिले में एक नई याचिका 2020 के स्वतः संज्ञान वाले लंबित मामले में दायर की गई थी।
कोर्ट ने पिछले साल मई महीने में ही कोविड की वजह से परेशान प्रवासी कामगारों के हित में संज्ञान लिया था और कई निर्देश जारी किए थे। अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए पीठ ने केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने को कहा था ताकि प्रवासी कामगारों को अन्य राज्यों में अपने काम की जगहों पर राशन मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश की याचिका पर नोटिस जारी कर सभी पक्षों से जवाब मांगा है। कविता ने गौरी की हत्या के एक आरोपी के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम या फिर KCOCA के तहत आरोपों को हटाने की चुनौती दी। हालांकि अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए जाने वाले फैसले पर रोक की मांग पर आदेश नहीं दिया। कर्नाटक सरकार समेत अन्य पक्षों को नोटिस का जवाब 15 जुलाई तक देना होगा। पत्रकार गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश ने सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि पिछले कुछ महीनों में आरोपी नंबर 6 मोहन नायक के केकोका के तहत आरोपों को पुलिस द्वारा रहस्यमय तरीके से हटा दिए जाने के बाद जमानत के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया था। याचिका में कहा गया है कि जमानत की सुनवाई पूरी हो चुकी है और ये उच्च न्यायालय में लंबित है। बेंच ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए कहा कि जब तक याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसका निपटारा नहीं कर दिया जाता तब तक आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। ये याचिका कविता ने उनके पत्रकार बहन की हत्या की जांच को लेखक MM कलबुर्गी, तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर और साथी गोविंद पानसरे के साथ जोड़ने और इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने के सुझाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर किए हैं। 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हत्याओं की CBI जांच का समर्थन किया था। अदालत ने दाभोलकर की हत्या की जांच कर रही जांच एजेंसी से जनवरी के पहले सप्ताह तक ये बताने को कहा था कि क्या वो लंकेश, कलबुर्गी और पानसरे की हत्याओं की भी जांच करना चाहेंगी। पिछले साल पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड में बेंगलुरु SIT ने धनबाद के कतरास से आरोपी ऋषिकेश देवेरकर उर्फ राजेश को गिरफ्तार किया था और साथ ही कतरास में पेट्रोल पंप केयरटेकर के रूप में काम कर रहा था। पत्रकार गौरी लंकेश एक सोशल एक्टिविस्ट भी थी और बेंगलुरु में रहती थी। गौरी लंकेश की हत्या 5 सितंबर 2017 को बेंगलुरु में कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा के ऑप्ट आउट ऑप्शन सहित अन्य मुद्दों पर सुनवाई की, लेकिन कोर्ट ने परीक्षा स्थगित करने पर कोई आदेश जारी नहीं किया। वैसे कोविड के प्रतिबंधों या संक्रमण के कारण छात्र अगर परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाए तो उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। वैसे जब याचिकाकर्ता ने छात्रों को टीकाकरण में प्राथमिकता की मांग की तो कोर्ट ने कहा कि हम टीकाकरण में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मामले की सुनवाई अब बुधवार को फिर से होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट या CA की परीक्षा पर अपना स्टैंड साफ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वो जुलाई में शुरू होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा 2021 को स्थगित करने के लिए कोई निर्देश पारित नहीं करेगा। कोर्ट हालांकि उन छात्रों के लिए ऑप्ट आउट देने की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है जो कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया या फिर ICAI ने कोर्ट को बताया कि परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को एक और मौका दिया जाएगा अगर उन्हें कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण उपस्थित होने में कठिनाई होती है। जस्टिस AM खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने ICAI से एक नीति लाने को कहा जहां एक सक्षम प्राधिकारी ये बताते हुए एक प्रमाण पत्र जारी कर सकता है कि एक कोविड-19 पॉजिटिव छात्र आगामी चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षाओं के लिए क्यों नहीं उपस्थित हो सकता। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने उन छात्रों के लिए RT-PCR सकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने में कठिनाई की ओर इशारा किया जो कोविड-19 के कारण परीक्षा नहीं दे सकते। परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों को देश भर से यात्रा करनी पड़ती है। कैंटोनमेंट जोन में रहने वाले ये छात्र RT-PCR टेस्ट नहीं दे पाएंगे। ICAI ने छात्रों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने आगे बताया कि आगामी CA परीक्षा पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार उपस्थित होने का अंतिम अवसर था। कोर्ट ने सुझाव दिया, हम कह रहे हैं कि आप RT-PCR परीक्षण के स्थान पर प्रमाण पत्र को वैध प्रमाण पत्र के रूप में ले सकते हैं ताकि उम्मीदवार अगली परीक्षा दे सके। RT-PCR परीक्षण कोई परीक्षण नहीं है। कुछ नकारात्मक वास्तव में सकारात्मक थे। ऐसी नीति विकसित करें जो प्रमाणित कर सके कि कोई उपस्थित क्यों नहीं हो सका।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शशि भूषण अधिकांकर ने परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की प्राथमिकता वाले टीकाकरण की मांग की। क्या आईसीएआई को टीकाकरण पर निर्देशित किया जा सकता है? हम टीकाकरण नीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, जो किसी अन्य पीठ के समक्ष लंबित है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों पर ध्यान देने के बाद कोर्ट ने आईसीएआई को आज चर्चा के लिए मुद्दों पर एक बिंदुवार नोट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई कल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के 1 लाख के जुर्माना लगाने के आदेश को बदलने से साफ इनकार कर दिया। यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने कोरोना का हवाला देकर सभी निर्माण प्रोजेक्ट पर रोक की मांग की। आपकी मंशा पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला एकदम सही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के काम को रोकने की याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के इस विचार से सहमति व्यक्त की कि याचिकाकर्ताओं ने एक परियोजना को चुनिंदा तरीके से चुनौती दी थी। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय के 30 मई के फैसले को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका अन्या मल्होत्रा और सोहेल हाशमी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि कोविड महामारी के दौरान सेंट्रल विस्टा निर्माण कार्य को जारी रखने से सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा हुआ है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने उनकी दलीलों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि सेंट्रल विस्टा का काम राष्ट्रीय महत्व का है और महामारी के खिलाफ निर्माण स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं पर यह कहते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया कि याचिका एक प्रेरित याचिका थी, न कि वास्तविक जनहित याचिका। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका में अन्या मल्होत्रा और सोहेल हाशमी ने कहा कि अत्यधिक जुर्माना लगाने से सार्वजनिक उत्साही नागरिकों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के वास्तविक मुद्दों को उठाने और नागरिकों के अधिकारों को लेकर सरकार के काम पर सवाल उठाने पर गंभीर असर पड़ेगा। प्रदीप कुमार यादव तीसरे पक्ष हैं, जिन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। अन्या मल्होत्रा और सोहेल हाशमी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि याचिका जनहित में दायर की गई है। जब याचिका दायर की गई तो दिल्ली में पॉजिटिव होने की दर 30% से अधिक थी। याचिका के लंबित रहने के दौरान ही ठेकेदार ने कार्यस्थल पर कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए। 20 मार्च को केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए लैंड यूज में बदलाव को लेकर अधिसूचना जारी की थी। ये अधिसूचना मध्य दिल्ली में 86 एकड़ भूमि से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय जैसी बिल्डिंग शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आयात करने वाली कंपनी मैट्रिक्स ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में मैट्रिक्स कंपनी की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया और इस मामले में मैट्रिक्स सेलुलर की तरफ से मुकुल रोहतगी ने कहा कि कंसंट्रेटर्स की कोई कीमत तय करने वाला कोई कानून नहीं है। वहीं हाईकोर्ट का कहना है कि मैंने इसे ऊंचे दाम पर बेचा है और रोहतगी ने कहा कि इस मामले में एफआईआर 5 मई को दर्ज की गई और तब तक इनकी कोई कीमत तय नहीं हुई थी। अगर देखा जाए तो पूरा मामला ये है कि मैंने कंसंट्रेटर शुल्क देकर आयातित किया, इसको जीएसटी के साथ बेचा। जो भी कर होते हैं सभी करों का भुगतान किया गया। जब कंसंट्रेटर की कीमत तय हो जाती है तब ये कहा जा सकता है कि जमाखोरी की गई। रोहतगी ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश भावनाओं और परिस्थितियों के आधार पर दिया गया है। अब निचली अदालत ने मेरे खिलाफ दिए गए सबूतों को खारिज कर दिया। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने मेरे खिलाफ निष्कर्ष दिए। रोहतगी ने कहा कि हाईकोर्ट ने जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है, मेरे मामले में जमाखोरी कहाँ है। दरअसल मैट्रिक्स कंपनी ने अपनी अर्जी में कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को दिल्ली पुलिस ने सीज कर रखा है और उसको रिलीज किया जाने की मांग की है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के कानून मंत्री मोलाय खट्टक द्वारा नारद घोटाला मामले में उनके हलफनामों को स्वीकार करने के लिए दायर आवेदनों पर आदेश सुरक्षित रख लिया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति आईपी मुखर्जी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन, न्यायमूर्ति सोमेन सेन और साथ ही न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की 5 सदस्यीय पीठ ने कहा कि वो समय पर जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करने के कारणों पर विचार करेगी और बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी। ये घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द करने के बाद आया है जिनके उनके हलफनामे को ये कहते हुए रिकॉर्ड में लेने से इनकार कर दिया था कि उन्होंने जवाब में अपनी दलीलों को रिकॉर्ड करने की मांग करने से पहले मामले में दलीलों के काफी हद तक पूरा होने का इंतजार किया। शीर्ष अदालत ने विधायकों को पहले इस तरह के हलफनामे दाखिल नहीं करने के कारणों को बताते हुए हाईकोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर करने का निर्देश दिया और हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि योग्यता के आधार पर सुनवाई से पहले आवेदनों पर फैसला करें। सीबीआई ने तर्क दिया और प्रतिवादियों ने नोटिस जारी करने के बाद अपने हलफनामे दाखिल नहीं करने एक सुनियोजित जोखिम लिया। दूसरी ओर राज्य का दावा कि हलफनामा दाखिल करने में कोई देरी नहीं हुई है और अन्यथा भी न्यायालय को अपने समक्ष पूर्ण तथ्य प्रस्तुत करने की अनुमति देनी चाहिए। महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए कि राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य जिम्मेदार है। इस प्रकार कथित घटना के वास्तविक तथ्यों को दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त और अदालत को ये तय करने में सहायता करता है कि क्या भीड़ द्वारा उठाए गए तर्क सीबीआई कायम है। ये देखते हुए कि कनाडा में रहने का पति का निर्णय जहां वे दंपति के बेटे के साथ बस गई है अन्यायपूर्ण या फिर स्वार्थी नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक 44 साल के इंजीनियर को तलाक देने से इनकार कर दिया। इस इंजीनियर ने ये कहते हुए क्रूरता और परित्याग का आरोप लगाया गया था कि उसकी पत्नी ने उसके साथ भारत में आकर रहने से मना कर दिया। अदालत ने कनाडा के एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ उसके फलते फूलते करियर का विवरण देने के लिए महिला के रिज्यूमे को पुनः प्रस्तुत किया और कहा कि पति अपनी पत्नी के साथ वहां जाकर फिर से रह सकता है, खासकर जब बेहतर संभावनाओं के लिए कनाडा में बसने का उसका विचार था। न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया और साथ ही न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ ने पति की तरफ से दायर उसी अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया जो उसने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की थी। फैमिली कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) आईए क्रूरता और साथ ही 13(1) आईबी परित्याग के तहत तलाक के लिए दायर पति की याचिका को खारिज कर दिया गया था। पीठ ने आगे कहा कि पति ने कनाडा में अपनी पत्नी के पास वापस नहीं लौटने के लिए अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था, लेकिन वो अपने दावों की पुष्टि करने के लिए कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र पेश करने में विफल रहा। अंत में अदालत ने समर घोष बना विजया घोष के फैसले का हवाला दिया और कहा कि कपल के संबंध इस हद तक नहीं बिगड़े हैं कि उनके लिए फिर से एक साथ रहना असंभव होगा। पीठ ने कहा कि हमें उम्मीद है कि दंपति के पास कम से कम अपने बच्चे के खातिर इस रिश्ते को फिर से बहाल करने की गुंजाइश अभी भी है। अदालत ने आगे कहा कि साबित करने के लिए कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है कि अपीलकर्ता स्वास्थ्य कारणों से अपनी पत्नी के पास नहीं जा सकता है। इस प्रकार पीठ ने कहा कि इस कपल की शादी इतनी खराब स्थिति में नहीं पहुंची है कि इसे ठीक ही न किया जा सके, खासकर जब उनका बेटा अभी छोटा है और वो इस कपल को एक बार फिर से जोड़ने के लिए एक डोर का काम कर सकता है। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए अधिवक्ता शिवम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम जी, करियर के लिए पत्नी का विदेश में रहने को अदालत ने किस आधार पर पति का परित्याग नहीं बताया है? देखिए, प्रियंका जी, मैं बताना चाहता हूँ, इस मामले में पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि पत्नी के स्टेटस को देखते हुए किसी भी तरह से इस देश में लौटने की उम्मीद करना उचित नहीं होगा। जब तक पहले से ही वहाँ अच्छी तरह से बस गई है। प्रतिवादी पत्नी की कनाडा में बसने की इच्छा इस तथ्य से प्रेरित है कि पति ने ही पहले जानबूझकर विदेश में बसने का फैसला किया था, इसलिए प्रतिवादी की इच्छा को स्वार्थ के कार्य के रूप में ब्रांडेड नहीं किया जा सकता और यह उसकी ओर से किए गए कृत्य को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार इसे किसी भी तरह से वयस्क पति या पत्नी द्वारा अपीलकर्ता के साथ की गई शिक्षा नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीठ ने आगे कहा कि पति ने अपने उन दावों को पुष्टि करने के लिए किसी गवाह को पेश नहीं किया कि पत्नी के परिवार ने उसे 2011 में उसका पासपोर्ट, दस्तावेज और आभूषण वापस करने की धमकी दी थी या उन्होंने पैसे की मांग की थी। अदालत ने आगे बताया कि यह साबित करने के लिए कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है कि अपीलकर्ता स्वास्थ्य कारणों से अपनी पत्नी के साथ नहीं जा सकता है। पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि पति ने पत्नी के रिश्तेदार पर यह कहने का आरोप लगाकर तलाक के लिए आधार बनाया है कि पत्नी को उसके साथ संबंध रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए पीठ ने पति के दावे को विश्वास करने से इनकार कर दिया कि वह 2 बार कनाडा गया था, लेकिन उसकी पत्नी ने उससे मिलने से इनकार कर दिया।
उसके बेटे से मिलने की अनुमति भी तभी दी जब वह अपने बच्चे को यहाँ नहीं बताया कि वह उसका पिता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम शर्मा जी सारी जानकारी के लिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के 3 कानून निर्माताओं ने लक्षद्वीप प्रशासन को केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करने के लिए प्रवेश परमिट जारी करने के निर्देश देने के लिए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। याचिका सांसद एलाराम करीम और साथी AMRA फॉर वी शिवदासन द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रवेश परमिट से इनकार करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 1D और साथ ही 21 के तहत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है। जब मामला सुनवाई के लिए आया तो एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति PB सुरेश कुमार ने हल्के फुल्के अंदाज में टिप्पणी की केरल के राजनेता अपने निर्वाचन क्षेत्रों की तुलना में लक्षद्वीप के मामलों में अधिक रुचि रखते हैं। अदालत ने अंततः फैसला किया कि याचिका पर राज्य के कांग्रेस सांसदों द्वारा पहले दायर एक समान मामले के साथ सुनवाई की जाएगी और द्वीपे को निवासियों और राजनीतिक दल के नेताओं ने याचिकाकर्ताओं से द्वीपे का दौरा करने का अनुरोध किया था ताकि वे उचित मंचों पर अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सके और इसके लिए याचिकाकर्ताओं ने लक्षद्वीप के संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया था और 30 मई 2021 को प्रवेश परमिट के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार प्रवेश से इनकार न केवल उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, उन्होंने तर्क दिया कि प्रशासक के पास निहित इस शक्ति को प्रवेश करने की अनुमति को पूरी तरह से अस्वीकार करने की सीमा तक नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि उनके अनुरोधों के संबंध में प्रशासन का वर्तमान रुख अनुचित और अन्यायपूर्ण है। चलिए, कोर्ट आउटकम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ। India Legal presents Courts Roundup.